नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी विधानसभा चुनाव के प्रचार की, राहुल के हेलीकॉप्टर को रोकने पर भड़के विवाद की। देखेंगे महाराष्ट्र एनडीए में क्यों मचा बवाल, यूपी में छात्रों को क्यों नहीं हो रहा सरकार पर भरोसा, महाराष्ट्र बीजेपी में क्यों दिखने लगी बगावत, जानेंगे हरियाणा और पंजाब क्यों आए आमने सामने, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्थान में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 14 दिन की जेल, कलेक्टर बोली ग्रामीणों की मांगे होंगी पूरी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले सीएम योगी की कुर्सी गिराना चाहते हैं मौर्य। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी पर लगाया समाज को बांटने का आरोप, कहा बीजेपी से गठबंधन करने वालों से कोई संबंध नहीं। और दिल्ली के सराय काले खान चौक का बदला गया नाम, बिरसा मुंडा चौक होगा नया नाम। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी कड़ी में झारखंड में आज राज्य में तमाम दिग्गज नेताओं ने रैलियां की। कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी मैदान में थे तो अमित शाह महाराष्ट्र में थे। इसके अलावा दूसरे दिग्गज भी रैलियां और रोड शो करते दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही 15 राज्यों में उपचुनाव भी चल रहे हैं, जहां सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी। उसी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी झारखंड की जनता को संबोधित करने बेरमो और गोड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अपनी रैली में राहुल ने पीएम मोदी के खुद को ओबीसी बताने वाले बयान पर भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी कहते रहते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। इसका क्या मतलब है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, अदानी का 16 लाख करोड़ रुपए, अदानी अंबानी ऐसे 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ग के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया? मुझे बता दो, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, बंबई में धारावी की जमीन है, सोने से भी ज्यादा कीमती है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है, अदानी जी को दी जा रही है। राहुल गांधी के अलावा इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं ने भी रैलियां की। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेता भी जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र की हिंगोली में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर एनडीए गठबंधन पर सवाल उठाया। इसी तरह अखिलेश यादव यूपी उपचुनाव के लिए खैर में जनता को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने योगी सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। यानी मतदान की तारीख नजदीक आते आते माहौल गर्मा गया है, लेकिन किसके वादों पर जनता भरोसा करेगी, ये तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। चुनाव में एक बार फिर से संविधान और आरक्षण बड़ा मुद्दा बन गया है, जिससे बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, तो उसकी मुश्किल को राहुल गांधी ने भी बड़ा रखा है। लेकिन अब बीजेपी राहुल गांधी को रोकने के लिए कुछ और ही उपाय करती दिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश की गई। राहुल गांधी झारखंड के गोड्डा जिले में रैली करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। लेकिन जब राहुल रैली खत्म कर दूसरे कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तो उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। गोड्डा के महागामा में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को एटीसी से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया, जिस कारण से राहुल 1.5 घंटे तक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे रहे। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने इस मामले में पीएम मोदी और बीजेपी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब इंडिया गठबंधन के नेता के हेलीकॉप्टर को रोका गया है। इससे पहले 11 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम विधायक और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को भी 1.5 घंटे तक उड़ान की अनुमति नहीं मिली थी, जिस कारण से वो लातेहार में रैली नहीं कर पाई। क्योंकि पहले चरण के चुनाव प्रचार का वो आखिरी दिन था और बाद में लातेहार की रैली को उन्होंने फोन पर संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की जनता देख रही है कि किस तरह केंद्र और भाजपा के इशारे पर झारखंड के लोगों का अपमान किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सफाई आई है कि बिहार के जमुई में पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था और इस वजह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को एटीसी ने क्लियरेंस नहीं दी थी।
वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब पीएम का कार्यक्रम बिहार में था तो फिर राहुल के हेलीकॉप्टर को झारखंड में उड़ान भरने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोका गया। पहले भी इंडिया गठबंधन के नेताओं के हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोका जा चुका है, लेकिन उसका उलट ही असर होता दिख रहा है। इंडिया एकजुट दिख रहा है तो दूसरी तरफ एनडीए में फूट पड़ गई है। महाराष्ट्र में तो एनडीए के दल खुलकर आमने सामने आ गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही महायुति में दरार देखने को मिल रही है। हाल ही में महाराष्ट्र में एनडीए की बैठक से एनसीपी प्रमुख अजीत पवार नदारद रहे, जिसके बाद चर्चा गर्म हो गई थी कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को लेकर कुछ ऐसा बोला है जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब महायुति टूट की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। हाल ही में अजीत पवार ने बटेंगे तो कटेंगे के विरोध में बयान दिया था, जिसको लेकर अब फडणवीस ने अजीत पवार को लेकर कहा है, दशकों तक अजीत पवार ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे जो धर्मनिरपेक्ष और हिंदू विरोधी है। वे ऐसे लोगों के साथ रहे जिनके लिए हिंदुत्व का विरोध करना ही धर्मनिरपेक्षता है। फडणवीस ने आगे कहा कि अजीत को जनता का मूड समझने में थोड़ा समय लगेगा। अजीत या तो जनता की भावना को नहीं समझ पाए या इस बयान का मतलब नहीं समझ पाए। अब जहां कुछ ही दिनों बाद 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है, उससे ठीक पहले महायुति से आ रही ऐसी खबरों ने एनडीए की टेंशन को बढ़ा दिया है। अजीत पवार को लेकर महायुति यानी एनडीए में टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। तो टकराव इस समय छात्र और यूपी सरकार के बीच भी चल रहा है। यूपीपीसीएस परीक्षा को लेकर शुरू हुए टकराव को 5 दिन हो चुके हैं। सरकार झुकती दिख रही है, लेकिन छात्र ने साफ कर दिया कि जब तक सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या है छात्रों की मांग, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में योगी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। छात्र सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासन से नाखुश हैं। उनका कहना है कि जब तक पीसीएस की तरह आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा को भी पहले की तरह एक ही शिफ्ट में कराए जाने का लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक वह नहीं हटेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि ये आयोग और सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। हम ना तो हटेंगे और ना तो बटेंगे। इस बीच लोक सेवा आयोग ने पीसीएस एग्जाम की तारीखों में बदलाव करते हुए 7 और 8 दिसंबर की जगह 22 दिसंबर की तारीख कर दी है। दरअसल 14 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यूपीपीएससी ने आगामी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को एक ही दिन में आयोजित करने का ऐलान किया था। हालांकि आरओ एआरओ परीक्षा के लिए आयोग ने कोई फैसला नहीं सुनाया था। इसके लिए एक कमेटी का गठन करते हुए इसकी रिपोर्ट आने के बाद फैसला लेने की बात कही थी, जिससे नाराज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मामले में राज्य की विरोधी पार्टियों के अलावा अन्य राज्यों की नेताओं की भी एंट्री हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योगी सरकार से सवाल किया कि 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार एक परीक्षा पूरी क्यों नहीं करवा पाई। बात बात पर बुलडोजर चला देने वाली सरकार आखिर एक लीक करने वाले को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। यूपीपीसीएस के आदेश के चलते यूपी में टकराव के हालात बने हुए हैं। तो मोदी सरकार के एक फैसले के चलते सरकारी कर्मचारी और सरकार के बीच टकराव थमता नहीं दिख रहा है। मामला कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा हुआ है। कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इसकी जगह पहले न्यू पेंशन स्कीम लाई, फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई। लेकिन कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें तो सिर्फ ओपीएस ही चाहिए और अब वो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। खास तौर पर सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू किया जाए। और अब अपनी मांग को लेकर उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों ने 17 नवंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर में ओपीएस बहाली के लिए पेंशन जय घोष महारैली की घोषणा की है। दरअसल देश भर के 91 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन AINPSEF के बैनर तले एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन का नाम नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत रखा गया है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने दावा किया है कि जंतर मंतर पर उनके इस प्रदर्शन में केंद्र और अलग अलग प्रदेशों की सरकारों के कर्मचारी भारी संख्या में शामिल होंगे। उनकी केंद्र सरकार से मांग है कि पेंशन की गणना 25 साल की जगह 20 साल की जाए और कर्मचारी के अंशदान पर जीपीएफ की मान्यता रहे, ताकि वो कर्मी को पूरा वापस मिल जाए। बता दें कि मोदी सरकार की पेंशन से जुड़ी योजनाओं का लगातार विरोध हो रहा है। सरकार ने ओपीएस की जगह न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को लागू किया, जिसका विरोध होने पर यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस लेकर आए, लेकिन कर्मचारी इसका भी विरोध कर रहे हैं।
हालांकि सरकार ने अप्रैल में यूपीएस लागू करने की बात कही है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस बढ़ते विरोध को देखते हुए क्या इस बार भी मोदी सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। मोदी सरकार के कर्मचारियों के पेंशन को लेकर किए गए फैसले से टकराव के हालात बने हुए हैं, तो मोदी सरकार ने एक और ऐसा फैसला किया जिससे पंजाब और हरियाणा आमने सामने आ गए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पराली मुद्दे के बाद अब हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार आमने सामने नजर आ रही है। बता दें कि अभी हरियाणा और पंजाब विधानसभा एक ही बिल्डिंग में है, लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग को लेकर गजट जारी किया, जिसमें हरियाणा विधानसभा को चंडीगढ़ के आईटी पार्क के पास 10 एकड़ की जमीन आवंटित हुई है। इसे लेकर पंजाब की आप सरकार ने विरोध जताया। आप प्रवक्ता नील गर्ग का कहना है कि चंडीगढ़ पंजाब वासियों के लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। जब हरियाणा को पंजाब से अलग कर नया राज्य बनाया गया था, तब वादा किया गया था कि कुछ समय बाद चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाएगा, और जब तक हरियाणा अपनी अलग अलग राजधानी नहीं बना लेता, तब तक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। केंद्र सरकार को अपने इस वादे का ख्याल रखना चाहिए और चंडीगढ़ को पंजाब को वापस कर देना चाहिए। तो वहीं विपक्ष के अलावा पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस फैसले का विरोध करते हुए पीएम मोदी से अपील की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और हरियाणा को चंडीगढ़ में विधानसभा भवन बनाने के लिए जमीन देने के इस फैसले को रद्द करें। जाखड़ का कहना है कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है और हरियाणा को यहां विधानसभा भवन के लिए जमीन देने का फैसला पंजाब के लोगों के लिए अपमानजनक है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से मेरी अपील है कि वो इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें और इस निर्णय को पंजाब के हित में पुनः विचार करें। जबकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इस फैसले का स्वागत किया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार विधानसभा भवन को लेकर दोनों राज्यों की इस खींचतान पर क्या फैसला लेती है। विधानसभा भवन के लिए जमीन का मामला अब विवाद में फंसता दिख रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मामले में दलों के बीच भी टकराव हो गया है। ऐसे में इस विवाद का क्या फैसला होगा, इस पर सभी की नजरें हैं। तो वहीं आज श्रीलंका की संसदीय चुनाव में जनता ने फैसला अपना सामने रख दिया है। तो किस दल को मिली है जीत, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके की पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया है। सभी 196 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं और दिसानायके के गठबंधन एनपीपी की बड़ी जीत हुई है। एनपीपी ने जिलों के आधार पर तय होने वाली 196 सीटों में से 141 सीटों पर जीत दर्ज की है। नतीजों के मुताबिक एनपीपी को 61% से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि साजिद प्रेमदासा की पार्टी एसजेबी को 18% वोट और 35 सीट मिली है। वहीं रानिल विक्रमसिंघे की एनडीएफ को 5% वोट के साथ 3 सीट मिली है, जबकि महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी एसएसपीपी को 3% वोट और 2 सीट मिली है। वहीं निर्दलीय और अन्य के हिस्से में 15 सीटें आई हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका की संसद में 225 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 113 का आंकड़ा जरूरी है और 196 सीटों पर चुनाव सीधे जनता करती है और बची हुई 29 सीटों पर राजनीतिक दलों को मिले वोटों के आधार पर आवंटन किया जाएगा। दिसानायके के गठबंधन ने 196 सीटों के नतीजों में ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी एक तरह से ये भी तय हो गया है कि एनपीपी अब संसद में 150 का आंकड़ा पार कर जाएगी। अब संसद में एनपीपी के पास 2/3 बहुमत होगा और सरकार को अपने किसी भी विधेयक को पास कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। राष्ट्रपति दिसानायके के लिए इस चुनाव में बहुमत हासिल करना बेहद जरूरी था। संसद से मंजूरी मिलने के बाद ही राष्ट्रपति दिसानायके सरकार की जरूरी नीतियों को लागू कर सकते हैं। श्रीलंका में आखिरी बार अगस्त 2020 में संसदीय चुनाव हुए थे। ऐसे में नए चुनाव अगले साल यानी 2025 में होने थे, लेकिन इसी साल सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अनुराकुमारा दिसानायके ने संसद को भंग कर दिया था, जिसके बाद संसदीय चुनाव का ऐलान किया गया था। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। महाराष्ट्र में योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे को एंट्री नहीं मिल रही है। इसीलिए वहां के बीजेपी के मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने नेता देवेंद्र फडणवीस ने हड़बड़ाकर एक बयान जारी कर दिया और कहा
कि वो जल्दी ही पाकिस्तान पे झंडा फहराएंगे। बड़ा ही अजीब सा बयान है। इससे जाहिर ये होता है कि बीजेपी के पास में अब वोट मांगने के लिए ना तो चेहरे बचे हैं और ना ही नारे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।